रीबर्थ ऑफ अनएक्सपेक्टेड लवर्स एपिसोड 5। कार्तिक ने कहा, भाई लोग जरा ये देखो, हम अभी ही सयाजी मॉल जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। इसमें हमारी और उनकी शर्तें साफ साफ लिखी हुई है। रोनित ने पूरे जोश से कहा, धेन लेट्स डू अवर बेस्ट गाइस। मिशन सयाजी मॉल। ओह। राकेश ने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम में से किसी को भी मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बिना कोई स्किल के हम ये काम कैसे करेंगे? नैना ने कहा, ओफो राकेश, तुम कार्तिक को कैसे भूल सकते हो? कार्तिक इन सब कामों में ऑलराउंडर है। क्यों? रोनित ने कहा, हाँ राकेश, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन आज तक जिन जिन प्रोजेक्ट्स में यश का नाम लिखा गया है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स कार्तिक ने ही हैंडल किए थे। कार्तिक ने पिछले 6 सालों में बहुत कुछ सीखा है और आज हमें वही सब काम आने वाला है, समझे? ये सुनकर राकेश की जान में जान आई। राकेश को आज सच में कार्तिक के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे आज तक कार्तिक पे सिर्फ तरस आता था कि वो हमेशा ही यश का सारा काम करता था, वो भी बिना ना नुकोर किए। उसने खुद भी अपना कई सारा काम कार्तिक से ही करवाया था। उसे अब समझ में आ रहा था कि अपनी मेहनत, अपना खून पसीना कभी भी जाया नहीं जाता। भगवान एक न एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल जरूर देते हैं। राकेश ने आगे आकर कार्तिक को गले लगा लिया। वो सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। कार्तिक ने उसे शांत करके कहा, क्या हुआ मेरे भाई? कोई और भी परेशानी है क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। राकेश ने कहा, सॉरी मेरे यार, मैंने हमेशा ही तुझे यश के नीचे ही समझा, तेरा मजाक बनाया, तुझे हमेशा नीचा दिखाया। मुझे माफ कर दे मेरे यार। कार्तिक ने कहा, राकेश, तुम्हें सच में मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम जिनके भी साथ रहते हैं, हम पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता ही है। वो कहते हैं ना, अगर हम अच्छे लोगों के बीच में रहे तो हम भी अच्छे बन जाते हैं, और अगर हम बुरे लोगों के बीच में रहे तो हम भी बुरे बन जाते हैं। मुझे तुमसे शुरुआत से कभी कोई शिकायत नहीं थी। रोनित ने आगे आकर कहा, हाँ राकेश, तुम यश के साथ रहते रहते वैसे बन गए थे, पर अब तुम बदल गए हो और हमारे साथ हो, तो पुरानी बातें भूल जाओ, समझे? नैना ने चिढ़कर कहा, चलो सब ये इमोशनल होना और रोना धोना बंद करो और काम की बातें करो, नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूंगी, और अगर मैंने ये शुरू कर दिया तो किसके रोकने से नहीं रुकने वाली, समझ लेना। हाँ। उसकी ऐसी धमकी सुनकर सब एकदम से चुप हो गए और मुस्कुराने लगे। रोनित, हाँ तो कार्तिक, बोलो हमें क्या करना होगा? कार्तिक, सबसे पहले तो हमें मॉल में आने वाले लोगों का फीडबैक लेना होगा ताकि हमें ये पता चल सके कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है। राकेश, डन, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, कस्टमर्स का रिस्पॉन्स लेने का काम मैं कर दूंगा। कार्तिक, फिर हमें सयाजी मॉल के पुराने रिकॉर्ड्स देखने होंगे ताकि हमें उनकी पुरानी इमेज का पता चल सके। अगर हमें उनकी अच्छे से मार्केटिंग करनी है तो हमें उनकी इमेज पर पूरा ध्यान देना होगा। रोनित, कार्तिक, ये काम मैं देख लूंगा। कार्तिक, फिर हमें खुद भी वहां कस्टमर बन के जाना होगा ताकि हम खुद भी ये एक्सपीरियंस कर सके कि लोगों का वहां आना इतना कम क्यों हो गया और वहां का बेसिक प्रॉब्लम क्या है। नैना, डोंट वरी, वो मैं देख लूंगी। वैसे भी मुझे शॉपिंग का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। शॉपिंग में तो मैंने पीएचडी कर रखी है। कार्तिक, हम ठीक है, फिर मैं सयाजी मॉल की हिस्ट्री और प्रोडक्ट्स पर काम करता हूँ। तो चलो हम पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं मिशन सयाजी मॉल। फिर सब अपने काम पे निकल गए। रोनित कुछ सोचकर कार्तिक के पास वापस आया। रोनित, कार्तिक, मुझे लगता है कि हमें मार्केटिंग करने के लिए किसी बड़ी सेलिब्रिटी की जरूरत होगी। क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? कार्तिक, सेलिब्रिटी? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं देखता हूं कि मैं किसे कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूं। ओके। रोनित, कार्तिक, मुझे क्या लगता है कि हमें इस काम के लिए शनाया को कांटेक्ट करना चाहिए। तुम क्या कहते हो? शनाया और नैना ने पहले भी साथ में काम किया है और हम उसे बहुत अच्छे से जानते भी हैं और बहुत कंफर्टेबल भी, और वैसे भी हाल ही में उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ी थी। ये सुनकर कार्तिक हैरान हो गया। वो इस बारे में सोचने लगा। वही यश आज बहुत अच्छे मूड में था। शनाया रोज की ही तरह फोन में बिजी थी। यश ने उसके पास आकर प्यार से कहा, शनाया। शनाया एकदम से चौंक गई। उसने डरते हुए पूछा, यश, अब क्या हुआ? क्या किया मैंने? यश ने उसे प्यार से गले लगा लिया। शनाया उसे ऐसे देखकर फिर चौंक गई। उस रात के बाद ये पहली बार था जब यश उसके इतना पास आया था।
यश ने आगे कहा, शनाया, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें बीते दिनों में बहुत दर्द दिया। ये सुनकर शनाया हैरान हो गई। यश ने उससे अलग होकर उसके दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखे और प्यार से कहा, शनाया, पिछले दिनों में जो भी कुछ हुआ, चलो सब भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। देखो, हमें जब पूरी जिंदगी साथ में रहना ही है तो हम क्यों न मिलजुल कर प्यार से रहे। देखो, ये शादी हमने प्यार के लिए की थी, खुशी के लिए की थी, तो चलो ना, उसे प्यार से खुशी से जिए, बिल्कुल पहले की तरह। ये सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई। उसे शादी के पहले के दिन याद आने लगे जब यश और वो साथ में कितने खुश रहा करते थे। जब यश उस पर अपनी जान छिड़कता था, उसे तरह तरह के गिफ्ट्स देता था, दोनों साथ में घंटों फोन पास बातें किया करते थे। शनाया ने रोते हुए कहा, सच में यश, क्या तुम हमारे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो? यश ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, शनाया, तुम्हें याद है, हमने शादी से पहले हमारा हनीमून प्लान किया था और वो भी पेरिस में। चलो ना, हम साथ में थोड़ा वक्त गुजारते हैं और पुरानी सारी बातों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? शनाया ने कसके उसे गले लगाकर कहा, ऑफ कोर्स, मैं ऐसा ही चाहती हूँ यश, मैं भी बहुत टाइम से ये सब सोच रही थी। पर तुम्हारे गुस्से की वजह से मैं ये तुमसे कह ही नहीं पाई। यश ने कहा, तो ये तय रहा, हम बहुत ही पेरिस के लिए निकल जाएंगे। मैं जितना जल्दी हो सके अपना सारा काम निपटाने को कोशिश करता हूँ, ओके? शनाया ने खुश होकर कहा, थैंक यू यश, मैं आज बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। यश ने प्यार से शनाया के सिर पे एक किस किया और वो वहां से जाने लगा। जब वो घर के बाहर निकला तो पीछे से शनाया ने उसे आवाज दी। यश ने पीछे मुड़कर देखा तो शनाया ने उसे फिर से गले लगा लिया, फिर उसके गाल पर एक किस कर दी। यश इससे बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने भी शनाया के होठों पर एक प्यारी सी किस की और फिर कार में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शनाया प्यार से खुशी में झूमते हुए पूरे घर में घूमने लगी। नीका कंपनी के छोटे से ऑफिस में सब एक दूसरे की मदद करते हुए मजे से मस्ती करते हुए काम कर रहे थे। रोनित और राकेश की तो जैसे जिंदगी ही सुधर गई थी। कार्तिक और नैना दोनों ही उन्हें किसी एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह ही ट्रीट करते थे। रोनित और राकेश की जिंदगी जैसे शांति और सुकून से भर गई थी। कार्तिक ने नैना से छुपकर शनाया को कॉल किया। हेलो शनाया, तुम अब कैसी हो? शनाया तो जैसे खुशी से पागल ही हो गई थी। पहले यश और फिर कार्तिक दोनों ही खुद सामने से चलकर उसके पास आ गए थे। एक ही दिन में उसका जैसे सारा दुख ही खत्म हो गया। उसने कहा, हाँ कार्तिक बोलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ, सब ठीक है ना? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ये सुनकर कार्तिक ने कहा, शनाया, दरअसल बात ये थी कि मुझे तुमसे थोड़ा काम था। मुझे कुछ फोटोशूट करवाना था तुमसे। क्या तुम ये करोगी? शनाया ने चहकते हुए कहा, अरे कार्तिक, ये भी कोई कहने की बात है भला? ऑफ कोर्स मैं ये करूंगी। कार्तिक ने खुश होकर कहा, थैंक यू शनाया, तुमने हाँ कहकर आज मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया। तुम पेमेंट की बिल्कुल फिक्र मत करना, वो मैं बाद में सेटल कर दूंगा। शनाया ने मुंह फुलाकर कहा, कार्तिक, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे पैसे लूंगी? कार्तिक ने हैरान होकर पूछा, तो क्या तुम फ्री में ये काम करने की सोच रही हो? ये सुनकर शनाया ने कहा, ऑफ कोर्स बेबी, तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूं ना। ये सुनकर कार्तिक के कान सुन पड़ गए। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि शनाया उसके कॉल करने का ऐसा मतलब निकलेगी, पर फिलहाल उसे सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचना था। इसलिए उसने कहा, तो ठीक है, मैं रोनित के साथ कुछ पेपर्स तुम्हें भेज देता हूँ, तुम उन्हें पढ़कर साइन कर देना, ठीक है? शनाया ने भी हाँ बोलकर कॉल रख दिया। वो अब और भी ज्यादा खुश हो गई। वो खुद से बोली, थैंक यू गॉड, सब कुछ ठीक करने के लिए। फाइनली मेरी लाइफ वापस ट्रैक पर आ गई। मुझे मेरा यश और कार्तिक दोनों ही वापस मिल गए। वही सिन्हा एंटरप्राइज में वीर और सीमा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। उन्हें कार्तिक के उस सीक्रेट इन्वेस्टर का कुछ भी पता नहीं चला था। वैभव ने जैसे आज से उन्हें टॉर्चर करने की कसम ही खा रखी थी। वो एक के बाद एक दोनों को बारी बारी से काम दिए ही जा रहा था। वही सीमा को वीर से 4 गुना ज्यादा ही काम दिया गया था। उसका डेस्क पूरा फाइलों, रजिस्टर्स और पेपर से भरा पड़ा था। उसे तो वैभव सांस लेने तक का भी मौका नहीं देना चाहता था। अब तक शाम होने चली थी, लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीमा ने हमेशा वाला अपना शॉर्टकट इस्तेमाल करने का सोचा ताकि वो इस काम से खुद का पीछा छुड़वा सके।
वही वैभव अपने केबिन में सीमा के ही आने का और उसके अप्रोच करने का इंतजार कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो उसके पास जरूर आएगी। और ऐसा हुआ भी। सीमा ने जानबूझकर अपने कपड़े थोड़े से रिवील करके किसी बहाने से उसके पास आ गई। उसे अपनी तरफ यूं आता देखकर वैभव ने एक डेविल स्माइल की। सीमा एक पल के लिए तो उसे ऐसे देखकर घबरा ही गई, पर अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। उसने प्यार से इतराते हुए कहा, सर, आर यू बिजी नाउ? ये उन दोनों का कोड वर्ड था एक दूसरे से बात करने का। वैभव ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, नो, आई एम नॉट बिजी एट ऑल, बट आई हैड अ बैड डे टुडे। सीमा ने उसके पास आकर कहा, आई नो दैट सर, कैन आई हेल्प यू विथ समथिंग? वैभव ने अनजान बनते हुए कहा, ओह रियली, सो टेल मी हाउ कैन यू हेल्प मी? सीमा तो जैसे वैभव के ये कहने के ही इंतजार में थी। वो बिना किसी शर्म के उसकी गोद में आकर बैठ गई और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करने लगी। वैभव ने नाखुश होकर कहा, सीमा, हमारा ये सब बहुत पुराना हो चुका है। अब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनकर सीमा हैरान हो गई। उसने मन में सोचा, ओह गॉड, ये वैभव क्या बोल रहा है? क्या उसका इंटरेस्ट अब बदल गया? क्या इसे किसी और ने भी सिड्यूस कर लिया? अब मेरा क्या होगा? सीमा, जल्दी कुछ कर। तेरा शॉपिंग का सारा खर्चा तो वैभव से ही चलता है। अगर इसे किसी और ने तुझे छीन लिया तो तू काम से गई समझ। उसने प्यार से कहा, सर, क्या हुआ? आप क्या नया करना चाहते हैं? मुझे बताइए, मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर वैभव का चेहरा चमकने लगा और उसे देखते ही सीमा की जान में जान आई। वैभव ने कहा, आर यू श्योर? सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे सच में कोई आइडिया नहीं था कि वैभव के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने लाचारी छुपाते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। वैभव उसे प्यार से गोद में उठाकर अपने ऑफिस के प्राइवेट रूम में ले गया। अब बिरला इंडस्ट्रीज में चलते हैं। आदित्यनाथ और राहुल सीईओ के ऑफिस में एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। आदित्यनाथ ने गुस्से से चीखकर कहा, राहुल, मैं कहता हूं कि नीका कंपनी के अपने शेयर्स तुरंत ही वापस लो। तुम्हें इतनी सीधी सी बात समझ क्यों नहीं आती है? राहुल ने भी जोर से कहा, आपको को भी तो इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती है, उसका क्या? वो पैसे मेरे हैं, मैंने कमाए हैं। मैं उन्हें डोनेट कर दूं, कहीं इन्वेस्ट कर दूं या जला दूं, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। इट्स टोटली माई चॉइस हाउ टू यूज माई मनी, आर यू अंडरस्टैंड? आपको मेरे मामलों में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। आदित्यनाथ ने धमकाते हुए कहा, राहुल, एक बार फिर से सोच लो। तुम्हें फ्यूचर में ये डिसीजन काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स डैड, मुझे ये काफी भारी पड़ेगा। आफ्टर ऑल, आपसे कमीनेपन में कौन जीत सकता है? ये सुनकर आदित्यनाथ का खून खोल गया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर ऐसा ही है तो अभी इसी वक्त बिरला इंडस्ट्रीज छोड़कर उस कार्तिक की गोद में जाकर बैठ जाओ। निकल जाओ यहां से। ये सुनकर राहुल गुस्से से खड़ा हो गया। वो बिना पीछे मुड़े केबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद आदित्यनाथ को वापस से पुरानी बातें याद आने लगी। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा, ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? उस कार्तिक का सारा गुस्सा मैंने अपने बेचारे बेटे पर निकाल दिया। कहीं वो सच में मुझसे दूर ना चला जाए। मुझे उसे रोकना ही होगा। उसने फौरन यामिनी को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। यामिनी ने कहा, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है। उसके कॉल रखते ही यामिनी गुस्से से बड़बड़ाने लगी, ये आदि, क्या जरूरत थी इसे मेरे बेटे को बुरा भला कहने की? पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। क्या ये कंपनी सिर्फ उसी की है? उसके बाद तो सब कुछ वैसे भी राहुल को ही मिलने वाला है। अगर वो हमसे दूर हो गया तो हम किसके भरोसे रहेंगे? क्या करेंगे? उसने कुछ देर तक सोचा, फिर राहुल को फोन किया। हेलो बेटे, तू जल्दी से घर आ जा, मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई हूँ। ये सुनकर राहुल, जो कि कार्तिक के पास ही जा रहा था, वो घबरा के बिरला मैंशन की तरफ जाने लगा। उसने पूछा, हेलो मॉम, क्या हुआ आपको? आप ऐसे कैसे सीढ़ियों से गिर गई? कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल करूं? राहुल की ऐसी दर्द भरी आवाज सुनकर यामिनी का दिल खुश हो गया। उसने कहा, अरे नहीं बेटा, मैंने सर्वेंट से कहकर मलम पट्टी करवा ली है। लेकिन बेटा, मुझे जोरों का दर्द हो रहा है, तू जल्दी से मेरे पास आ जा। राहुल ने हाँ कहकर तुरंत घर की ओर कार दौड़ा दी। यामिनी खुश होकर अपने कमरे में चली गई और अपना दायां पैर आगे करके पट्टी बांधने लगी। उसने मैसेज करके ये बात आदित्यनाथ को भी बता दी। अब जाकर आदित्यनाथ के कल को ठंडक मिली। वही त्रिशा एक बड़े फेमस बिजनेस टाइकून रणवीर शेखावत के साथ थी।
वो उसे अपनी ब्यूटी और अपने काम से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, ये जानते हुए भी कि उसकी एक प्रेग्नेंट बीवी है जिससे वो बेहद प्यार करता है। रणवीर ने खुश होकर कहा, मिस त्रिशा, यू आर रियली वंडरफुल। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ योर वर्क। यू आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग वुमन। त्रिशा ने खुश होकर कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर शेखावत। मुझे उम्मीद है कि आपको आगे भी मेरा काम इतना ही पसंद आएगा। रणवीर से कहा, येस फॉर श्योर। ये बोलकर त्रिशा रणवीर के केबिन से बाहर चली गई। तभी रणवीर को उसकी बीवी यानी कृतिका का कॉल आया। उसने खुश होकर कहा, क्या बात है, आज तो ये 5वां कॉल आ गया। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही याद आ रही है तो मुझे आज ऑफिस क्यों भेजा? कृतिका ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा जी, हमसे हमारी ही शिकायत हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको याद नहीं कर रही थी। वो तो आपका ये छोटू है जो आपको बार बार याद किए जा रहा है। देखिए ना, मुझे ठीक से आराम भी नहीं करने देता। ये सुनकर रणवीर के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो ऐसे ही हंसते हुए बातें किए जा रहा था। वही दरवाजे के बाहर से त्रिशा का जल जलकर बुरा हाल हो रहा था। उसने खुद से ही कहा, देख लेना मिस कृतिका, बहुत ही जल्द तुम्हारा ये प्यारा पति मेरे बिस्तर पर होगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा भी नाम त्रिशा नहीं। बिरला मैंशन में राहुल तेजी से घर के अंदर दाखिल हुआ। राहुल ने अंदर आते ही एक सर्वेंट से पूछा, अरे सुनो, यहाँ आओ, ये बताओ कि मॉम को क्या हुआ? क्या कोई डॉक्टर आया? किसी को बुलाया? जल्दी बोलो। उस सर्वेंट ने हैरान होकर पूछा, छोटे साहब, आप किस चीज के बारे में बोल रहे हो? भला मैडम को क्या होगा? वो तो बिल्कुल ठीक है और अपने कमरे में आराम कर रही है। ये सुनकर राहुल दंग रह गया। वो उस सर्वेंट को अजीब नजरों से देखने लगा। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, दूसरा सर्वेंट वहां आया और चिंता से कहा, अरे अरे साहब, गजब हुई गवाह, कुछ ही देर पहले हमारी मैडम जी सीढ़ियों से गिर गई। मैं अभी ही उनके कमरे से आया हूँ, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। ये सुनकर राहुल का माथा ठनक गया। अभी ही एक ने कहा कि मॉम को कुछ नहीं हुआ और दूसरा आकर कहता है कि मॉम सीढ़ियों से नीचे गिर गई। राहुल अब बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो गुस्से से उन दोनों को इग्नोर करके खुद ही यामिनी के पास उसे देखने चला गया। वही यामिनी उसके आते ही आया करना शुरू कर देती है। राहुल घबरा के उनके पास आकर उनका हाथ पकड़कर पूछने लगा, मॉम, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? क्या आपने डॉक्टर को कॉल किया? कुछ तो बोलिए। यामिनी ने दर्द को संभालते हुए कहा, अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस पैर में थोड़ी मोच आ गई है, ठीक हो जाएगी। वो मुझे बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने तुम्हें बुला लिया। तुम अब मेरे पास ही रहना, मुझे थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी ये कमबख्त दर्द सहन करने की। राहुल को यामिनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने यामिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसने देखा कि यामिनी के दाएं पैर पर बहुत बड़ी पट्टी बंधी हुई थी। राहुल ने प्यार से कहा, मॉम, ये भी कोई कहने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं यही रहूंगा आपके पास। मैं अभी आपके लिए एक नर्स हायर कर लेता हूँ। वो आपके पैर को जल्दी से ठीक कर देगी। यामिनी उसे मना करना चाहती थी। अगर कोई डॉक्टर या नर्स उसको चेक करने के लिए आया तो उसका भांडा जो फूट जाएगा। उसने कुछ बहाना सोचने की कोशिश की। वो कुछ सोचकर बोलती उससे पहले ही राहुल ने किसी को कॉल कर दिया और कहने लगा, ये इस डॉक्टर कश्यप, राहुल हेयर। प्लीज कम टू बिरला मैंशन, क्विक, माई मदर फेल डाउन द लेदर। येस, प्लीज कम फास्ट, ओके। अब यामिनी का मुंह लटक गया। उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। वही राहुल पास बैठकर यामिनी का ख्याल रखने लगा। राहुल ने चुपके से डॉक्टर को कुछ मैसेज कर दिया जिसकी खबर यामिनी को नहीं लगी। कुछ ही देर में वहां डॉक्टर कश्यप आ गए। उन्होंने यामिनी की पट्टी खोलने को कहा ताकि वो अच्छे से चेकअप कर सके। यामिनी ने फौरन अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसे अब सच में काफी घबराहट हो रही थी। वही यामिनी ने राहुल ने प्यार से कहा, राहुल बेटे, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मोच आई है और तो कुछ भी नहीं हुआ है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? राहुल ने बड़े प्यार से कहा, कम ऑन मॉम, चोट लगी है या नहीं ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा ना। जब तक आपको डॉक्टर चेक नहीं करेंगे कुछ भी क्लियर नहीं होगा। डॉक्टर, आप प्लीज आप अपना काम कीजिए, जो करना है वो कीजिए। ये बोलकर राहुल ने डॉक्टर कश्यप को कुछ इशारा किया और डॉक्टर ने यामिनी की पट्टी खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर बड़ी सी नुकीली सुई जैसी चीज जोर से उसके पैर चुभाना शुरू कर दिया। यामिनी को इससे इतना दर्द हुआ कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेड पर ही खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, अबे ओ उल्लू के पट्टे, ऐसा कोई करता है क्या? तुझे डॉक्टर किसने बनाया?
पागल आदमी, निकल जा मेरे घर से, नहीं तो यही खड़े खड़े तेरी सारी डॉक्टरी निकल दूंगी। ये सुनकर डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। वही राहुल अपना हाथ मुंह पे रखकर हंसने लगा। दरअसल वो डॉक्टर कश्यप कोई और नहीं बल्कि राहुल का असिस्टेंट राज ही था, जिसे बेवजह ही डांट पड़े जा रही थी। राहुल ने इशारे से उसे जाने को बोल दिया। राज फौरन से पतली गली से भाग गया। राहुल ने कहा, मॉम, क्या हुआ? क्या आपका पैर अब ठीक हो गया? ये सुनकर यामिनी ने खुद को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो आगे कोई बहाना बनाती इससे पहले ही राहुल उन्हें अनदेखा करके वहां से निकल गया। यामिनी तो बस उसे देखती ही रह गई। वहीं वैभव के सीक्रेट रूम में सीमा का हाल बुरा हो रखा था। वैभव ने उसके दोनों हाथ पैर बांध के रखे थे और किसी ओर से उसके साथ खिलवाड़ करवा रहा था। सीमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आखिर में वैभव ने उसे एक लेटर पकड़ा दिया जिसमें लिखा था कि उसे अब जॉब से निकाल दिया गया है। सीमा फिलहाल किसी भी तरह अब इस नर्क से भाग जाना चाहती थी। वो तुरंत ही वहां से निकल गई। फिर वैभव भी वहां से निकल गया। वहीं नीका के छोटे से गोडाउन में राकेश और रोनित जाने की तैयारी में लगे हुए थे। रोनित ने कहा, अरे अरे, क्या कर रहा है मेरे भाई, थोड़ा काम कल के लिए भी बचा के रख ले। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बाबा, मैं बस थोड़ी देर में निकलता हूँ, बस थोड़ा सा ही काम बचा है तो तुम लोग जाओ। राकेश ने कहा, ठीक है भाई, तो फिर कल मिलते हैं। कार्तिक ने खुशी से हाथ हिला दिया। वो दोनों भी हाथ हिला के बाय कह के निकल गए। कार्तिक ने नैना को भी मैसेज कर दिया कि वो आज देर से घर आएगा तो वो उसका इंतजार ना करे और सो जाए। करीब 9 बजे कार्तिक अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। उसके थोड़ा आगे निकलने पर एक गाड़ी उसके पीछे लग गई। कार्तिक ने सिर्फ ड्राइव करते हुए उसे आगे जाने के लिए जगह दे दी। उस दूसरी गाड़ी ने तुरंत ही उसके बाजू से होकर उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार्तिक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वो तेजी से दूसरे रास्ते मुड़ गया। वो गाड़ी फिर से उसके पीछे लग गई और उसमें बैठे लोग कार्तिक पर गोलियां बरसाने लगे। वही कार्तिक बस किसी तरह कार को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। उसने जोर से ब्रेक मार दी लेकिन ज्यादा स्पीड की वजह से कार काफी आगे तक चली गई और आगे किसी की पार्क कार से टकरा गई। वो गुंडे अपनी गाड़ी से बाहर आए और कार्तिक को बाहर निकालकर उसे मारने लगे। कार्तिक इन सब से हैरान, उसे अपना बचाव करने का कोई भी मौका नहीं मिला। कुछ ही देर में वो अधमरा हो गया। एक गुंडे ने कार्तिक की एक फोटो निकालकर वैभव को भेज दी। वैभव, जो कि घर के रास्ते में ही था, जब उसने वो फोटो देखी तो खुश होकर उसने गुंडे को फोन लगाया। गुंडा, यस बॉस, काम कैसा लगा? वैभव, बहुत अच्छे। क्या कार्तिक मर गया? गुंडा, नहीं बॉस, अभी भी उसकी सांसें चल रही है। कहो तो टपका दूं? वैभव, नेक काम में देरी क्यों? अभी के अभी उसका काम खत्म करो। मुझे उस कार्तिक की आखिरी चीख सुननी है। गुंडा, सुनो भाई लोग, इसका गेम बजा दो। इतने में ही वैभव के कानों में ढेर सारी गोलियां चलने की आवाज आने लगी। ये सुनकर वैभव ने खुश होकर फोन काट दिया। वो जोर से बोला, नैनू डार्लिंग, अब बचकर कहाँ जाओगी? अब मेरा अगला टारगेट तुम ही हो। नाउ यू विल बी माइन, माई लव। यश अपना सारा काम जाम खत्म करके देर रात घर वापस आया। वो जब घर पहुंचा तो वो सरप्राइज हो गया। आज शनाया बहुत वक्त के बाद बहुत ही अच्छे से तैयार हुई थी। उसने ब्लैक कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी और हल्का सा मेकअप भी किया था। आज यश को जैसे फिर से अपनी पुरानी वाली शनाया मिल गई थी। यश ने खुशी से उसे गले लगा लिया। शनाया, आई लव यू सो सो मच, यश ने दिल से खुश होकर उससे कहा। शनाया ने प्यार से कहा, ओहो यश, बस तुम इतने में ही खुश हो गए? अभी तो और भी सरप्राइज बाकी है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास डिनर रेडी किया है। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर हम साथ में डिनर करते हैं, ओके? यश पूरे जोश के साथ वहां से चला गया और 10 मिनट में फ्रेश होकर आ गया। शनाया ने प्यार से उसके लिए डिनर सर्व किया। शनाया ने टेबल पर एक साथ कई सारी डिशेज रेडी करके रखी थी। यश को ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके मुंह में तो ये सब देखकर पानी ही आ गया। दोनों ने ही पहले एक दूसरे को पहला निवाला खिलाया और दोनों मजे से डिनर को एंजॉय करने लगे। लेकिन तभी यश के फोन में मैसेज का नोटिफिकेशन आया। यश ने खुश होकर वो मैसेज में आया वीडियो देखा, जिसे देखकर उसकी हवाएं ही उड़ गई। वो वीडियो उसके साथ एक धमकी भी थी। शनाया ने पूछा, क्या हुआ यश, सब ठीक तो है? किसका मैसेज आया है? यश सकपका गया। उसने नॉर्मल होते हुए कहा, नोथिंग बेबी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वैसे बेबी डिनर बहुत ही टेस्टी है।
मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। तुम रोज खाना क्यों नहीं बनाती? शनाया ने शर्माते हुए कहा, यश बेबी, वो डिनर मैंने नहीं बनाया। वो तो मैंने स्विगी से ऑर्डर किया है। मैंने तो सिर्फ सर्व ही किया है। ये सुनकर यश का मुंह लटक गया। उसने फिर भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो क्या हुआ, तुमने ये सब मेरे लिए ही तो किया है। आई रियली अप्रिशिएट दिस। ये सुनकर शनाया काफी खुश हो गई और यश को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। तभी यश के फोन की रिंग बजी। यश ने देखा कि किसका कॉल था। ये देखकर उसने बेचारा सा मुंह बना लिया। शनाया ने खुशी से पूछा, यश बेबी, क्या हुआ, किसका कॉल है? यश ने कहा, बेबी वो मेरे एक दोस्त का कॉल है। मैं अभी कॉल करके आया। शनाया ने उसे रोकते हुए कहा, बेबी किसका कॉल है जिसके साथ तुम मेरे सामने बात नहीं कर सकते? शनाया का उतरा हुआ चेहरा देखकर यश ने कहा, बेबी ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा? ये सुनकर शनाया ने बेफिक्री से यश का फोन ले लिया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। सामने से एक प्यारी सी आवाज आई, हाय जान, कितनी देर लगा दी फोन उठाने में? क्या तुम्हारी वो खुदैल इस वक्त तुम्हारे साथ है? ये सुनकर यश और शनाया दोनों ही हैरान हो गए। वो एक दूसरे को अजीब सी नजरों से देखने लगे। यश ने चिल्लाकर कहा, हियर, हु आर यू? स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। यश वो फोन लेने ही वाला था तभी शनाया ने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो आगे कुछ भी पूछती इतने में फिर से आवाज आई, यश डार्लिंग, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ, समर की गर्लफ्रेंड। कुछ याद आया? होटल पैराडाइज, रूम नंबर 504। ये सुनकर यश और शनाया दोनों की ही सांसें उखड़ गई। यश में पूछा, तो क्या? अब वो बात पुरानी हो चुकी है। तुम अभी ये सब क्यों याद दिला रही हो? टीना ने कहा, वो क्या है ना यशु बेबी, वो मेरा समर के साथ ब्रेकअप हो गया। उसने मुझे अपने अपार्टमेंट से भी निकल दिया। मैं ये सोच ही रही थी कि मैं अब कहाँ जाऊँ, इतने में मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुमने ही कहा था ना कि अगर समर ने मुझे छोड़ दिया तो तुम मुझे अपने साथ रखोगे, मुझसे ढेर सारा प्यार करोगे। तो मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ, आओ और मुझे नया घर दे दो, समझे माय स्वीट हॉट। ये सुनकर यश और शनाया दोनों के ही कान खड़े हो गए। टीना उनके घर के बाहर ही खड़ी थी और बड़ी ही बेशर्मी से उन्हें पूरे हक के साथ उसे घर लाने को भी कह रही थी। यश ने गुस्से से कहा, यू ब्लडी विच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो लात गुन से मारकर यहाँ से भगाऊंगा, चल भाग। ये सुनकर टीना जोर जोर से हंसने लगी। उसने बड़ी ही मासूमी से पूछा, माय स्वीट हॉट, क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखा जो मैंने अभी अभी तुम्हें सेंड किया था? क्या तुम चाहते हो कि मैं वो वीडियो वायरल कर दूं? ये सुनकर यश के सारे तोते उड़ गए। उसने वो वीडियो पहले ही देख रखा था। वही शनाया को भी आइडिया तो लग ही गया था कि उस वीडियो में क्या हो सकता था। दोनों अब लाचारी से एक दूसरे को देखने लगे। टीना ने आगे कहा, यशु मेरी जान, अगर तुम 2 मिनट में मुझसे मिलने नहीं आए तो मुझसे बाद में शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था। ये बोलकर टीना ने कॉल काट दिया। यश और शनाया बुरी तरह से डर गए थे। पहले ही मार्केट में उनकी ही गॉसिप चल रही थी, इस वीडियो के आने के बाद तो लोग और भी ज्यादा बातें बनाएंगे। आखिर में यश ने परमिशन लेने के इरादे से शनाया की तरफ देखा। शनाया अब चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। उसके ऐसा करते ही यश वहां से तेज कदमों से गुस्से में बाहर निकल गया। वही बिरला मैंशन में एक सोफे पर राहुल गुस्से से बैठा हुआ था। वही उसके सामने यामिनी और आदित्यनाथ बेचारी सी शक्ल बनाकर बैठे थे। राहुल ने पूछा, क्या आप लोग मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको सच में ऐसा नाटक करते हुए रति भर की भी शर्म नहीं आए? यामिनी ने अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए अपना आखिरी दांव खेला जिसमें वो कभी नहीं हारी। उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, मेरे बेटे, भला कौन सी बूढ़ी माँ ऐसा चाहेगी कि उसका जवान बेटा उससे दूर चला जाए, उसे नफरत करे? मैंने तो बस तुम्हें अपने पास रखने के लिए ही ऐसा किया था। क्या मैंने कुछ गलत किया? अपने बेटे को अपने पास रखना क्या गलत है? वही आदित्यनाथ ने भी अपना रामबाण निकाला और राहुल की तरफ छोड़ दिया। उसने कहा, राहुल बेटे, तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तुम हमसे दूर रहोगे तो हम क्या करेंगे? हम तो जीते जी मर ही जाएंगे। राहुल, तुम हमसे वादा करो कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे और हम भी तुमसे वादा करते हैं कि हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। राहुल उनका ये मेलो ड्रामा बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन दुनिया का कोई भी बच्चा अपने सामने अपने माँ बाप को रोता हुआ नहीं देख सकता था, भले वो कैसे भी हो। उसने एक लंबी सांस ली। उसके लिए ये कोई नई बात तो बिल्कुल भी नहीं थी।
उसके पेरेंट्स ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने में महारत हासिल कर रखी थी जिसमें वो कभी भी जीत नहीं सकता था। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, फाइन डैड एंड मॉम, यू बोथ वॉन। You both are always winner of this kind of typical melodrama. So let's forget about it as always. After all you both will never change. ये सुनकर यामिनी और आदित्यनाथ दोनों ने जैसे कोई जंग जीत ली हो ऐसे मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर की रोने धोने की नौटंकी के बाद सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाता है। वही रात के कुछ 9:45 बजे नैना के फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। नैना ने उसे बेफिक्री से देखा। उसे देखकर नैना की सारी हवाएं उड़ गई। उसने तुरंत ही कार्तिक को कॉल किया, लेकिन किसी ने भी उसका कॉल नहीं उठाया। नैना ने डर के मारे पसीने निकलने लगे। उसकी सांसें भी तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने फिर से कार्तिक को कॉल किया। किस्मत से इस बार कार्तिक का फोन पिक हुआ। नैना ने घबराहट के मारे पूछा, हेलो कार्तिक, तुम कहाँ हो? कैसे हो? क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो, तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेहता निवास में नैना अपने कमरे में बैठकर टीवी सीरियल देख रही थी टाइम पास करने के लिए। उसे ना जाने क्यों लेकिन बहुत ही बोरियत महसूस हो रही थी। वो बेड पर अपनी आलस की दुकान लिए मजे से इधर उधर लेट रही थी। यूं तो उसे सीरियल में रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके पास करने को कोई दूसरा काम भी नहीं था। किरण और रीत उसे घर का कोई भी काम करने ही नहीं देते थे। यहां तक कि शादी के बाद से लेकर आज तक नैना ने कभी भी खाना नहीं बनाया था। वही सूरज और किरण अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे और रिहान और रीत के हमेशा की तरह अपने ही पंगे चल रहे थे। एकदम से कमरे में मैसेज की नोटिफिकेशन रिंग सुनाई देने लगी। नैना को यकीन था कि कार्तिक ने ही उसे कोई मैसेज सेंड किया होगा, इसलिए बिना ज्यादा कुछ सोचे नैना ने बेफिक्री से वो मैसेज पढ़ा। उसमें पहले कार्तिक की लहूलुहान वाली एक फोटो थी जिसे देखकर नैना की सारी हवाएं उड़ गई। उसने तुरंत ही कार्तिक को कॉल किया, लेकिन किसी ने भी उसका कॉल नहीं उठाया। नैना ने डर के मारे पसीने निकलने लगे। उसकी सांसें भी तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने फिर ध्यान से कार्तिक की फोटो देखी, फिर वैभव का मैसेज पढ़ा। हाय माय ब्यूटीफुल लेडी, कैसा लगा सरप्राइज? आई थिंक यू लव इट, राइट? मैं तुम्हें अब एक ऑप्शन देता हूँ, कल के कल ही तुम हमारे वाले अपार्टमेंट में आ जाना, वरना जैसे मैंने कार्तिक को मार दिया वैसे ही तुम्हारे प्यारे ससुरल वालों को भी मार दूंगा, समझ गई? मुझे यकीन है कि इसके बाद तुम मुझे कभी भी हल्के में नहीं लोगी। भगवान तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड की आत्मा को शांति दे। वैसे आते आते नीका कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट भी लेकर आना, ठीक है? ये सब पढ़कर नैना का कलेजा मुंह को आ गया। उसने मैसेज पर ध्यान ना देते हुए फिर से कार्तिक को कॉल किया। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। कार्तिक ने एक बार भी नैना का कॉल नहीं उठाया। अब नैना की हालत और भी बुरी हो गई। उसने भगवान का नाम लेकर आखिरी बार कार्तिक को कॉल किया। किस्मत से इस बार कार्तिक का फोन पिक हुआ। नैना ने घबराहट के मारे पूछा, हेलो कार्तिक, तुम कहाँ हो? कैसे हो? क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो, तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कार्तिक के फोन में से किसी की आवाज आई। उसकी बातें सुनकर नैना का दिल कांप उठा। मिस, मैं सरोजिनी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। यहाँ अभी ये पेशेंट एडमिट हुए हैं। इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। आप इनकी क्या लगती है? अगर आप इनकी फैमिली को जानती हैं तो प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए और जल्द से जल्द सरोजिनी हॉस्पिटल आ जाए। इन्हें शायद ब्लड की भी जरूरत पड़ सकती है। नैना ने कार्तिक की लोकेशन जानने के बाद राहत की सांस ली। उसने 1 मिनट लंबी सांस ली और एक कैब बुक की। फिर वो जल्दी से चेंज करके कमरे से बाहर आई और सबको आवाज देने लगी, मामा जी, मामी जी, रिहान, रीत, जल्दी से बाहर आओ, जल्दी करो। नैना की इतनी जोरदार आवाज सुनकर सभी हॉल में आ गए। सभी लोग हैरानी और चिंता से एक दूसरे को देखने लगे। नैना ने खुद को जैसे तैसे शांत करके कहा, मामा मामी, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। कार्तिक इस समय सरोजिनी हॉस्पिटल में है। उसका एक्सीडेंट हो गया है। हमें फौरन वहां जाना होगा। किरण ने चौंकते हुए टेंशन लेकर कहा, हे भगवान, क्या कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया? कैसे? कब? नैना, वो ठीक तो है ना? रीत ने भी चौंकते हुए पूछा, क्या कार्तिक भाई का एक्सीडेंट हो गया? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? सूरज ने भी टेंशन लेते हुए कहा, नैना बेटा, पूरी बात बताओ, क्या हुआ कार्तिक को? मेरा कार्तिक कैसा है? नैना ने रोते हुए कहा, मामा जी, कार्तिक की हालत बहुत बुरी है। हमें फौरन हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए। उसे हमारी जरूरत है। रिहान ने जल्दी से जोर देते हुए कहा, तो फिर हम यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं?
चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। सभी एक साथ बाहर जाने को तैयार हो गए। सूरज और किरण ने घर में रखी अपनी सारी सेविंग साथ में ले ली ताकि वो काम आ सके। रीत ने एकदम से अपना सिर पीटते हुए कहा, ओह गॉड, हमारे पास तो सिर्फ एक ही कार है और वो तो कार्तिक भाई ले गए। हम किसमें जाएंगे? अगर हम ऑटो करेंगे तो और भी ज्यादा लेट हो जाएगा। रिहान ने जल्दी से कहा, डोंट वरी, मैं अभी पड़ोस वाले अली अंकल की कार ले आता हूँ, वो मना नहीं करेंगे। सूरज ने कहा, हाँ बेटा, जल्दी जा। थोड़ी देर में रिहान एक बड़ी कार लेकर आ गया। सभी लोग जल्दबाजी में कार में बैठ गए, लेकिन नैना अंदर नहीं आए। किरण ने कहा, अरे नैना बेटा, क्या कर रही हो तुम? जल्दी से कार में बैठो, हमें निकालना है। नैना ने कहा, मामा मामी आप लोग जाइए, मुझे कहीं और जाना है। रिहान ने परेशान होकर पूछा, भाभी अभी ऐसी हालत में आपको कहाँ जाना है? नैना ने तुरंत जवाब दिया, पुलिस स्टेशन। सूरज ने नैना को समझते हुए कहा, नैना बेटा, वहां तो हम बाद में भी जा सकते हैं, अभी हमारा कार्तिक के पास पहुंचा जरूरी है। नैना ने जवाब दिया, मामा मामी मुझे नहीं लगता कि कार्तिक को इस समय मेरी जरूरत पड़ेगी, उसे इस समय आप सबकी जरूरत है। फिलहाल मेरा पुलिस स्टेशन जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो गुनहगार हाथ से निकल जाएगा। आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द हॉस्पिटल आ जाऊंगी, आप लोग जाइए। अब सब ज्यादा देर और वहां नहीं रुक सकते थे, इसलिए सूरज ने जल्दी से कहा, ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना और जल्दी हॉस्पिटल आ जाना। सब अब जल्दी से घर से निकल गए। करीब 10 मिनट बाद एक कैब वहां आ गई। नैना ने जोर देते हुए कहा, भैया जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन चलिए। वही वैभव अब खुशी में झूमता हुआ घर आ गया। सभी उसे ऐसे देखकर बहुत खुश हो गए। सभी ने साथ में मिलकर खाना खाया। नवीन ने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या बात है मेरे बेटे, आज तो तू हद से ज्यादा ही खुश लग रहा है। वैभव ने नॉर्मली कहा, बस डैड ऐसे ही, मैं आज बहुत खुश हूँ। मीनाक्षी बोली, हाँ मेरे प्यारे बेटे, लेकिन ये तो बता कि तू खुश क्यों है, हमें भी बता, हम भी थोड़ा खुश हो लेंगे। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह मॉम, मैं चाहकर भी आज अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। बस यूँ समझ लीजिए कि अब से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। कुछ ही देर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हर तरफ एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। आपका राजा बेटा अब सच में राजा बनने वाला है। हर तरफ बस मेरी ही चर्चा होगी। नवीन ने एक्साइटेड होकर पूछा, ओह अच्छा, फिर ये भी बता दो कि ऐसे कौन से झंडे गाड़े हैं तुमने कि हर तरफ बस तुम्हारा ही नाम होगा? वैभव ने खुश होते हुए कहा, डैड, आज मैंने मेरे दुश्मन को बहुत बड़ी मात दी है। मैं बहुत जल्द नीका कंपनी टेक ओवर करने वाला हूँ। नवीन ने चौंकते हुए पूछा, नीका? यानी क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता तो है ना कि वो किसकी कंपनी है? वैभव ने इतराते हुए कहा, यस डैड, मैं जानता हूँ। नयनतारा भी खुश होते हुए बोली, वैभव क्या तुम सच कह रहे हो? क्या नैना की कंपनी अब तुम कंट्रोल करोगे? वाह, क्या गुड न्यूज दी है तुमने। अगर ऐसा हुआ तो कितना मजा आएगा। नीता, जल्दी से स्वीट्स लेकर आओ, आज तो सबका मुंह मीठा करवाना बनता है। ये सब चल ही रहा था कि तभी एक आदमी ने आकर कहा, सर मिस नैना आई हुई है, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? नैना का नाम सुनकर सभी की आंखें चमक उठी। आखिरकार सभी अपनी होने वाली एक्स बहू नैना से बदला जो लेना चाहते थे। मीनाक्षी ने कहा, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। कुछ ही देर में नैना गुस्से से तिलमिलाती हुई वहां आ गई। सभी लोग जो उसकी इंसल्ट करने के अपने अपने इरादे बनाकर बैठे थे, उन सबके इरादों पर पानी फेरते हुए नैना ने सबके सामने वैभव को चाटे जड़ना शुरू कर दिया। अब लोग हैरान होकर बस नैना को ही देखे जा रहे थे। आज से पहले किसी ने भी नैना का ये अवतार नहीं देखा था। खुद नयनतारा ने भी नैना की ये साइड नहीं देखी थी। नैना जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी, उसके हाथ और पर वैभव पर ऐसे चल रहे थे मानो वो किसी टैडी को पटक पटक कर मार रही हो। वही वैभव का हाल बुरे से भी ज्यादा बुरा हो गया था। इतनी बुरी तरह से तो नयनतारा ने भी उसे नहीं मारा था जितनी बेरहमी से नैना उसे मारे जा रही थी। नैना ने उसके बाल नोचने शुरू कर दिए। कभी वो उसके चेस्ट पर कराटे स्टाइल में वार करती तो कभी उसके गाल पर बरस पड़ती, कभी तो वो उसके टांगों के बीच में भी मार देती। एकदम से सिन्हा मैंशन में वैभव की दर्द भरी चीखें गूंज उठी। सिन्हा मैंशन में माहौल एकदम बिगड़ा हुआ था। नैना सबके सामने वैभव को बुरी तरह पिटे जा रही थी। नवीन, मीनाक्षी, नयनतारा सभी हैरान होकर ये सब देख रहे थे।
मीनाक्षी से और ये सब देखा नहीं गया। वो आगे आई और उसने नैना का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी 2 कदम पीछे हो गए। नैना ने बिना मीनाक्षी की उम्र का रिहास किए उसे जोर से चाटा जड़ दिया। वो चाटा इतना जोरदार था कि सभी ने ही अपने गाल पर हाथ रख दिया, मानो नैना ने एक ही हाथ से सबको चाटा मार दिया हो। वहीं मीनाक्षी के तो होश ही उड़ गए थे। एक दुबली पतली नैना ने एक हट्टी कट्टी औरत को जैसे दिन में तारे दिखा दिए थे। नयनतारा ने अच्छा दिखने का नाटक करते हुए अपनी बकवास करना शुरू कर दिया। नैना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वैभव को मारने की? और तो और हमारे ही घर में, और वो भी हमारे ही सामने। तुमने माँ को थप्पड़ मारा। कम से कम यही देख लेती कि ये तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है। यू विच यू। नैना ने गुस्से से वैभव का हाथ मरोड़ते हुए नयनतारा की तरफ देखा। उसकी एक नजर ही काफी थी नयनतारा का मुंह बंद करने के लिए। नैना को यूं अपनी तरफ ऐसे गुरते देखकर नयनतारा की सारी बोलती तुरंत ही बंद हो गई। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। फ्लैशबैक। एक बार नैना ने अपने माँ पापा की याद में उनके नाम पर अपने हाथों से 2 टेडी बियर बनाए थे, ताकि उसे जब भी उनकी याद आए वो उन्हें गले लगाकर खुद को शांत कर सके। लेकिन कुत्ते की दुम नयनतारा कहाँ शांत बैठने वाली थी। उसने उन टेडी बियर्स को अपना सोफा बनाकर उन पर पैर टिकाकर बैठ गई। जब नैना आई और उसने ये सब देखा तो उसने पहले शांति से वार्निंग दी, नयनतारा इज्जत से इसी वक्त उठ यहाँ से। उसका ऐसा रूप देखकर नयनतारा बुरी तरह चीड़ गई। उसने नैना को सबक सिखाने का सोचा। उसने बड़े आराम से एक टेडी के हाथ पर जोर से पैर रखा और कहा, जरा इज्जत से अपनी औकात मत भूलो। भूलो मत कि ये घर मेरा है। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से जाऊं तो पहले मेरा होमवर्क फिनिश करके दो इसी समय। ये देखकर नैना का मासूम सा चेहरा एकदम से डरावना हो गया, मानो जैसे उसके अंदर किसी और की आत्मा आ गई हो। उसने नयनतारा के पास जाकर जोर से उसके बाल खींच लिए। नयनतारा दर्द से तड़प उठी। जैसे ही वो उठी, नैना ने उसका मुंह पीछे से पकड़कर उसका चेहरा खिड़की के बाहर कर दिया। देखते ही देखते नयनतारा उस बड़ी सी खिड़की के और बाहर होती गई। और अब तो बस उसका बैलेंस बिगड़ने का ही इंतजार था, और वो सीधे दूसरे माले से नीचे, और वो भी नीचे कीचड़ में जहां उनके डोगी को हल्का करवाया जाता था। नयनतारा की एक ही झटके में सारी हवाएं उड़ गई। उसने रोते हुए कहा, नैना, नैना छोड़ दो मुझे प्लीज। मैं आगे से कभी तुम्हारे रूम में नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। आखिरकार नैना ने खुद को कंट्रोल किया और उसे पीछे खींच लिया। नयनतारा ने एक बार भी नैना की तरफ नहीं देखा और फौरन वहां से 9-2-11 हो गई। तब से उसने कभी भी नैना के रूम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। अब प्रेजेंट में नवीन आगे आए और चिल्लाकर कहा, नैना, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो मेरे बेटे को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना को उनकी धमकी से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उसने वैभव को नीचे फेंक दिया। फिर उसके सीने पर अपना पैर रखकर एक डेविल टोन में कहना शुरू किया, वैभव, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका देती हूँ, सच सच बताओ, तुमने कार्तिक को किससे मरवाया? तुमने कार्तिक का मर्डर किससे करवाया? क्यों मारा तुमने उसे? ये सुनकर सभी हैरान हो गए। वो कभी वैभव को कभी नैना को सवालिया नजरों से देखने लगे। अब जाकर सबको समझ आया कि यहाँ ये असुनामी क्यों आई। वैभव को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कार्तिक की मौत से उसे नैना का ये अवतार झेलना पड़ेगा। नैना का ये खतरनाक रूप देखकर वैभव को नयनतारा ही बेहतर लग रही थी। कम से कम वो थोड़ी देर में शांत तो हो जाया करती थी। वैभव ने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, नैना, आई एम सॉरी। देखो, मैंने कार्तिक पर सिर्फ हमला करवाया था। मेरा उसे जान से मारने का कोई भी इरादा नहीं था। उन बेवकूफ लोगों ने उसे मार दिया। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। तुम्हें मारना ही है तो उन्हें जाकर मारो। वो कमीने तुम्हें अंधेरी के रानी चौक में मिल जाएंगे। बस मेरा पीछा छोड़ दो। तुम कहो तो मैं उन्हें यही बुला लेता हूँ। मैंने सिर्फ कार्तिक को पीटने के लिए ही उन्हें भेजा था। सच में। नैना ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, ओ वैभव, इतनी मेहनत किस लिए? सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए? चलो फिर, मैं तुम्हारा ये काम अभी आसान किए देती हूँ। इतना बोलकर नैना ने अपना फोन निकाला और पुलिसमैन से कहा, जी, आप उन सबको लेकर आ जाइए। ये सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि नैना आखिर करने क्या वाली है। नैना ने वैभव को आखिर में छोड़ दिया। उसके आजाद करते ही वैभव तुरंत ही अपनी मां के बाजू में जाकर खड़ा हो गया। नवीन ने पूछा, नैना, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने हमसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। मैं अभी के अभी पुलिस को यहाँ बुलाऊंगा और मैं तुम्हें बहुत ही जल्द जेल के अंदर भिजवाऊंगा। मीनाक्षी ने कहा, हाँ, हम इस चुड़ैल को अब छोड़ेंगे नहीं। जरा देखिए तो क्या हालत कर दी है इसने मेरे बेटे की।
नयनतारा ने कहा, नैना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, देखना अब कैसे तुम बर्बाद होती हो। तुम्हें यहाँ आने से पहले ये पता कर लेना चाहिए था कि यहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इनमें तुम्हारी सारी करतूत कैद हो गई है। नैना एक पल के लिए चौंक गई, तभी उसे वैभव की बोली हुई बातें याद आ गई। उसे याद करके नैना जोर जोर से हंसने लगी। नवीन ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और कमिश्नर को कॉल करने लगा। इतने में ही करीब 6 हवलदार दो आदमियों को पकड़कर वहां ले आए। उनके पीछे खुद कमिश्नर और इंस्पेक्टर भी चले आ रहे थे। नैना ने उन टपोरियों से पूछा, क्या रे भाई लोग, कार्तिक का मर्डर किसने किया? सच सच बता दो, वरना तुम्हें तो पता ही है कि मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? सबने बड़े ध्यान से उन टपोरियों को देखा। वो कोई खरनाक गुंडे कम भिखारी ज्यादा लग रहे थे। सबके चेहरे भटूरे की तरह फूले हुए थे। उनमें से कुछ तो ऐसे लग रहे थे मानो किसी भी समय नीचे जमीन पर गिर जाएंगे। किसी की मुंडी अकड़ी हुई थी तो किसके हाथ अकड़े हुए थे, किसके तो पैर भी अकड़े हुए थे। वैभव ने सबकी हालत पर गौर किया, फिर एक नजर खुद पर डाली। उसे अब जाकर सुकून मिल रहा था कि कम से कम इन कमीनों के सामने तो उसकी पिटाई कम ही हुई थी। तभी एक शाने ने आगे आकर कहा, क्या बॉस, अपना काम निकल गया तो सारा इल्जाम हमारे सिर डाल दिया। उस चिकने को जान से मारने को आप ही ने तो बोला था। लोग हमें सुपारी देते हैं और आप हमारी ही सुपारी इस बला को दे रहे हो। उसकी बात सुनकर वैभव की नजर ना चाहते हुए भी नैना पर चली गई, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। वैभव ने कहा, क्या रे कमीने, तू है कौन? मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। ये सुनकर सभी आदमी गुस्से से उस पर बरस पड़े। उन हवलदार ने भी जानबूझकर अपना हाथ हल्का कर दिया और वैभव बेचारा फिर से पीटने लगा। नवीन ने कमिश्नर के पास आकर कहा, मिस्टर अग्रवाल, ये सब क्या है? आप कुछ करते क्यों नहीं? मेरे बेटे को बचाओ और इस पागल लड़की को जेल में डालो। इसने हमारे ही घर में आकर हमारे ही बेटे को मारा है। ये सुनकर एक पल के लिए कमिश्नर ने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोक भी लिया। इंस्पेक्टर ने एक इशारा किया और सभी आदमियों को वापस पकड़ लिया गया। वैभव का माथा अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। आखिर में उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हा हा हा, मैंने मार दिया उस कार्तिक को, मार डाला उसे। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, मुझे किसी के बाप का डर नहीं। बस इतना सुनने की देर थी कि इंस्पेक्टर ने आगे आकर वैभव को हथकड़ियां पहना दी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। वही वो टपोरी लोग ये करके चिल्लाने लगे। नवीन ने कहा, कमिश्नर, ये सब क्या है? तुमने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया। क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं? ये सुनकर वो कमिश्नर तीखी नजरों से नवीन को घूरने लगा। फिर उसने एक नजर इंस्पेक्टर को देखा और वहां से निकल गया। वो इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ नवीन के पास आया और उसके हाथ में भी हथकड़ी डाल दी। मीनाक्षी और नयनतारा उसके साथ बहस करने के लिए आगे आए। तभी उस इंस्पेक्टर ने बड़े आराम से कहा, अगर आप लोग मुझसे बदतमीजी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम साथ में लेडी हवलदार को भी लेकर आए हैं। ये सुनकर उन दोनों औरतों के पैर वहीं जम गए। एक ऑफिसर ने आगे आकर जोर से कहा, ये सीसीटीवी की फुटेज हमें चाहिए इसी समय। ये सुनकर एक सर्वेंट आगे आया और वो दोनों घर के अंदर चले गए। मीनाक्षी और नयनतारा अब गुस्से से नैना को देखने लगे। नैना के पास अब बहस करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। वो सीधे अब हॉस्पिटल के लिए निकल गई। ये सारा तामझाम होने के बाद नैना ने अपने सोशल मीडिया साइट फेसबुक और ट्विटर पर वैभव और नवीन की गिरफ्तारी की न्यूज और उनकी हथकड़ी पहने फोटो रिलीज कर दी। देर रात में पूरी इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। कई न्यूज वाले इस खबर की छानबीन में लग गए। वही वैभव सबका हॉट टॉपिक बन गया। अब हॉस्पिटल में कार्तिक की हालत अब पहले से बेहतर थी। उसके सिर में कुछ चोट आई थी, उसके दोनों हाथ में पट्टियां बंधी थी और उसके पेट और पीठ में दर्द था। किस्मत से सही समय पर इलाज मिलने पर उसका ज्यादा खून नहीं बहा था, इसलिए उसको ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी। अभी भी ये एक गुत्थी उलझी हुई थी कि आखिर में कार्तिक बचा कैसे और उसे किसने बचाया। जो भी हो, लेकिन सभी घरवाले अब खुश थे कि कार्तिक को ज्यादा चोट नहीं आई। वही नैना जब वहां पहुंची और उसने कार्तिक को सही सलामत देखा तब जाकर उसे शांति मिली। अब तक कार्तिक दवाइयों की वजह से सो चुका था, इसलिए ये पूछ पाना तो नामुमकिन था कि उसे कौन यहां लेकर आया। सरोजिनी हॉस्पिटल में सूरज, किरण, रेहान और रीत नैना के ही आने का इंतजार कर रहे थे। वही नैना भागी भागी वहां पहुंच गई। उसने हाफते हाफते पूछा, क्या हुआ? कार्तिक ठीक तो है? क्या उसे ब्लड दिया गया? क्या को खतरे से बाहर है? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? किरण ने उसे शांत करते हुए कहा,
नैना बेटे कार्तिक अभी बिल्कुल ठीक है। यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि सही समय पर इलाज मिल जाने की वजह से कार्तिक बच गया। वो अभी अंदर है और बेहोश है। नैना कार्तिक के वार्ड के पास आई और अंदर झांक कर देखा। कार्तिक सही सलामत सो रहा था। नैना ने अब सुकून की लंबी सांस ली। रेहान ने आकर पूछा, भाभी आप कहाँ थी? आपने कहा था कि आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो, क्या आपने पुलिस कंप्लेंट की? ये सवाल सुनकर सभी नैना को देखने लगे। नैना ने आराम से कहा, हाँ रेहान, मैंने उन लोगों को जेल भिजवा दिया। दरअसल किस्मत से वहां पर पुलिस कार्तिक के एक्सीडेंट की ही छानबीन कर रही थी। किसी ने बीच रोड पे कार्तिक के एक्सीडेंट की खबर पुलिस को दे दी थी। जब पुलिस वहां पहुंची तब तक कार्तिक को यहां लाया जा चुका था और वहां उन्हें कार्तिक की कार बुरी हालत में मिली। उन्होंने आगे तलाशी लेकर एक सीसीटीवी से सारी घटना की जांच भी कर ली थी। इससे पहले कि वो आगे कोई भी एक्शन लेते मैंने वहां पहुंचकर उन्हें सारी बात डिटेल में बताई। फिर सब पुलिस वालों ने मिलकर तुरंत ही उन गुंडों को पकड़ा और सारी बातें उगलवाई। फिलहाल वो सभी लोग जेल में है। ये सब सुनकर रीत ने नैना को कसके गले लगा लिया। उसने चहकते हुए कहा, वाह भाभी, यू आर रॉक। सूरज ने भी शाबाशी देते हुए कहा, हाँ बेटा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। हम शायद इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते। तुमने अकेले वहां जाकर उन सबका सामना किया, ये बहुत बड़ी बात है। किरण ने भी प्यार से नैना को गले लगाया और सिर पे प्यारी सी किस की। उसने कहा, सच में बेटा, ऐसा करने के लिए बहुत सारी हिम्मत की जरूरत होती है। तुमने यूं देर रात में पुलिस वालों के साथ मिलकर उन लोगों को जेल भिजवा दिया। शाबाश, हमें तुम पर बहुत गर्व है। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें तुम मिली। रेहान ने कहा, माँ पापा अब तो कार्तिक भाई बिल्कुल ठीक है, तो आप सभी अब घर जाएं, मैं यही हॉस्पिटल में रुकता हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में सभी लोगों को यहाँ से बाहर जाने को बोल दिया जाएगा। रीत ने कहा, वो जो भी हो मैं तो यही रहूंगी। सूरज ने कहा, रीत बेटे बात को समझने की कोशिश करो, हम सब यहाँ नहीं रुक सकते। रेहान बिल्कुल सही कह रहा है, हम कल वैसे भी यहाँ आ ही जाएंगे। नैना ने मासूमी से कहा, लेकिन मामा जी मैं भी यहाँ रुकना चाहती हूँ। किरण ने नैना को समझाते हुए कहा, नैना बेटे तुम सुबह से काम कर रही हो और अभी तो कितनी दौड़ भाग करके आए हो। तुम्हें तो आराम की सख्त जरूरत है और रेहान है ना यहाँ, वो सब संभाल लेगा। सूरज ने इस बार जोर देते हुए कहा, तो अब तय हुआ, इस बारे में मैं कुछ भी आगे सुनना नहीं चाहता, चलो सब। रीत और नैना ना चाहते हुए भी मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। रेहान ने रोनित को फोन करने की सोची, फिर उसे ख्याल आया कि वो भी तो काफी थक गया होगा, इसलिए उसने सुबह फोन करने का सोचा। सिन्हा मैंशन में नयनतारा और मीनाक्षी की हालत खराब हो चुकी थी। उनके घर के दोनों ही आदमी जेल जो चले गए थे। मीनाक्षी ने गुस्से से कहा, ये वैभव, क्या जरूरत थी कार्तिक को मारने की, और वो मनहूस खुद तो मर गया, साथ में हमें भी ले डूबा। अगर वो बच गया तो इस बार मैं ही उसे मार दूंगी। कमीना काहे का। नयनतारा बड़े ध्यान से उसकी ये बातें सुन रही थी। उसने अपनी एक आईब्रो उठाकर सोचा, सच में ये पूरा खानदान ही पागल है। जिसकी माँ ऐसी हो उसका बेटा भी ऐसा ही होगा ना। जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। नयनतारा जो चुपचाप खड़ी थी उसे झंझोते हुए कहा, नयनतारा कहाँ खो गई, सदमा लग गया क्या? नयनतारा ने पूछा, नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीनाक्षी ने जोर देते हुए कहा, तो खड़ी खड़ी कर क्या रही है? अपने घर पे फोन लगा और समधी जी से मदद मांग। अब नयनतारा की बत्ती जली और उसने जल्दी से आदित्यनाथ को फोन लगा दिया। उन्होंने कहा, तू डर मत बेटा, मैं अभी अपने लॉयर को पुलिस स्टेशन भेजता हूँ, तुम टेंशन मत लो। आदित्यनाथ को चिंता में देखकर यामिनी ने उससे पूछा, क्या हुआ आदि, तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? आदित्यनाथ ने उसे सारी बातें बताई। फिर दोनों चिंता के मारे राहुल के पास पहुंचे। राहुल जो कई बड़ी कंपनियां एक साथ हैंडल करता था, उसके पास बहुत ही बेहतरीन लीगल टीम थी। वो आधी नींद में उठा। उसे इस समय सच में बहुत अच्छी नींद आ रही थी। वो खुद से ही बोला, सत्यानाश हो उसका जिसने मेरी नींद बिगाड़ी। कौन है ये मनहूस जो मेरी निंदों का दुश्मन बना बैठा है? राहुल नाखुशी से उन दोनों से बोला, अब क्या हुआ डेड? क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? अब कौन सी नौटंकी करनी बच गई थी जो आधी रात को मुझे जगा दिया? आदित्यनाथ और यामिनी अजीब सी शक्ल बनाकर उसे देखने लगे। आदित्यनाथ ने जल्दबाजी में सब अनदेखा करते हुए कहा, राहुल, इसी समय अपनी लीगल टीम को कांटेक्ट करो और उसे अंधेरी पुलिस स्टेशन भेजो। ये सुनकर राहुल का माथा ठनक गया। उसने आईब्रो उठाकर कहा, डेड, आपको कोई आइडिया है कि आप क्या बोल रहे हैं?
आप मेरी लीगल टीम ऐसे मांग रहे हैं जैसे कॉफी मांग रहे हो, सीरियसली। यामिनी ने कहा, राहुल बेटा, हुआ कुछ यूं कि तुम्हारे वैभव जीजू और नवीन भाई साहब को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। राहुल को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। 1 मिनट बाद उसने हंसते हुए पूछा, अच्छा, वैसे मॉम, आखिर में हुआ क्या? यामिनी ने कहा, अरे बेटा, ये सब जानकर क्या करना है तुझे? अभी बस ये सोचो कि तुम्हारी नयनतारा दीदी को तुम्हारी जरूरत है, जाओ और उसकी मदद करो। सच में राहुल का कुछ भी करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जब बात उसकी बहन की आई तो वो ये सब इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने एक लंबी सांस ली और मोबाइल और पर्स लेकर खुद पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गया। उसने रास्ते में अपने लॉयर को कांटेक्ट किया और उसे भी वहां आने को कह दिया। वही यश तेज कदमों से टीना के पास पहुंच गया और उसे चिल्लाकर पूछा, तुम पागल लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? टीना ने बेशर्मी से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक महंगा वाला अपार्टमेंट, एक कार और कुछ पैसे जिससे कि मैं शॉपिंग कर सकूं। ये सुनकर यश की सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने आज से पहले इतनी बेशरम लड़की कभी नहीं देखी थी। उसने कहा, लुक मिस टीना, मैं तुम्हें उस रात का पेमेंट पहले ही दे चुका हूं, तो अब ये सारी नौटंकी करना बंद करो, समझी? टीना ने यश की बिना कपड़ों की एक फोटो अपने फोन में दिखाकर कहा, क्या सच में? क्या तुमने इसका पेमेंट भी दिया था? लुक मिस्टर यश ओबोरॉय, यकीनन तुमने आज तक हमेशा ही लड़कियों की इज्जत की कीमत लगाई है, पर अब से तुम अपनी इज्जत की कीमत दोगे, और अगर नहीं दी तो मुझे आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना? अपनी ऐसी फोटो देखकर यश के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। वो बहुत शॉकिंग एक्सप्रेशंस दे रहा था। यश ने फिर एक लंबी सांस ली और टीना का फोन छीनने की कोशिश करने लगा। टीना, जो कि इसके लिए पहले से ही तैयार थी, उसने कहा, यश माय डार्लिंग, क्या सच में तुम्हारा मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि समर अब कंगाल हो गया है और अब वो मेरे किसी काम का नहीं रहा, इसलिए मुझे नया बकरा ढूंढना पड़ा। बाकी मुझे तुम जैसे बेकार जोकर आदमी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर यश की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या इसने अभी उसे नया बकरा कहा? क्या इसका मतलब समर उसका पिछला बकरा था? यानी इस टीना ने इससे पहले भी कई बकरे बनाए थे। यश को वो मनहूस दिन याद आया कि कैसे टीना एक बेचारी लड़की बनकर उसके साथ आने को तैयार हुई थी। यश सच में उस मनहूस वक्त को कोस रहा था। उसने खुद से कहा, ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गया? भगवान, मैंने क्या बिगड़ा था किसी का? आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं? अब क्या ये चुड़ैल मुझे भी कंगाल करके ही छोड़ेगी? ओह गॉड, प्लीज सेव मी, आई बेग यू, प्लीज मुझे बचा लो भगवान। टीना ने परेशान होकर पूछा, यश, क्या सोच रहे हो? जल्दी से मेरी डिमांड पूरी करो, नहीं तो। यश का अब सच दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से से अपना क्रेडिट कार्ड उसे पकड़ा दिया और फिर मायूस होकर अपने ड्राइवर को आवाज दी, विकी, इस लेडी को मालाबार हील्स वाले बगले में ले जाओ। टीना ने प्यार से खुश होकर यश को हक किया और वहां से वो निकल गई। यश ने अब जाकर राहत की सांस ली। वो कुछ देर यूं ही आसमान को निहारने लगा ताकि वो फ्रेश एयर ले सके और अपना दिल शांत कर सके। इतने में उसके फोन में कुछ नोटिफिकेशन आने लगे। यश ने हैरानी से अपना फोन देखा और खुश होकर जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसे किसी ने लाफिंग गैस सुंघा दी हो। यश के फोन में वैभव की गिरफ्तारी वाली न्यूज आ रही थी। कुछ मीडिया के लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर ये न्यूज कवर की थी। यश को उसकी पुरानी मुलाकात याद आ गई और फिर से किसी शैतान की तरह हंसने लगा। शनाया ने बाहर आकर देखा तो पाया कि यश किसी पागल की तरह बिना किसी वजह के हंस रहा था। सच में उसे ऐसे देखकर एक मेंटल पेशेंट वाली फीलिंग्स आ रही थी। शनाया ने उसके पास जाकर पूछा, यश बेबी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम पागल हो गए हो? यश ने एकदम से हंसना बंद कर दिया। वो हैरानी से शनाया को देखने लगा। क्या उसकी बीवी ने अभी उसे पागल कहा? सच में, उसका आज का दिन ही बुरा था। शनाया का ये बेवकूफी भरा सवाल सुनकर यश की सारी खुशी धरी की धरी रह गई। यश ने फिर उसके हाथ में फोन पकड़ा दिया और उसे अंदर देखने का इशारा किया। शनाया ने अब जाकर वो न्यूज पढ़ी। उसकी आंखें भी हैरानी और खुशी से बड़ी हो गई। आखिर उसकी वजह से शनाया को इतनी जिल्लत सहनी पड़ी थी। शनाया कैसे खुश ना होती। फिर दोनों ही पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन सरोजिनी हॉस्पिटल में सभी लोग कार्तिक के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर में कार्तिक को होश आ ही गया। डॉक्टर ने उसे चेक किया और बताया कि उसे अगले 1 हफ्ते तक यही रहना होगा, क्योंकि उसे इंटरनल इंजरी हुई थी। डॉक्टर के जाने के बाद किरण ने प्यार से कार्तिक के सिर पे हाथ फेरा।
सूरज ने पूछा, कार्तिक, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? कार्तिक ने कहा, मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीत ने पूछा, भाई आगे से आप अकेले कहीं भी मत जाना, ठीक है? वैसे क्या आपको किसी ने परेशान किया? आपकी ये हालत कैसे हो गई? सभी लोग अब कार्तिक के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे, इतने में वहां इंस्पेक्टर आ गए। उन्होंने कहा, मिस्टर कार्तिक, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम पहले आपका बयान लेना चाहेंगे। कार्तिक ने हैरान होकर पुलिस इंस्पेक्टर को देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। फिर सभी लोग बाहर चले गए। रेहान ने शिकायत करते हुए कहा, भाई को अभी ही तो होश आया है, अभी ही बयान लेने की क्या जरूरत है? नैना ने कहा, रेहान कोई बात नहीं, पुलिस को अपन काम करने दो। सभी लोग उनकी बात खत्म होने का इंतजार कर ही रहे थे, तभी वहां शेखर आ गया। वो नैना ने पास आया और बोला, मिस सानिया, अब मिस्टर कार्तिक की हालत कैसी है, क्या अब वो ठीक है? नैना उस अनजान आदमी को देखकर चौंक गई। उसने पूछा, पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और आप हमें कैसे जानते हैं? शेखर ने अपनी कंपनी का विजिटिंग कार्ड नैना को देते हुए कहा, मिस सानिया, माई नेम इज शेखर रावल फ्रॉम गोल्डन एंटरप्राइज। आई एम असिस्टेंट ऑफ मिस्टर अनिल शेरगिल। नैना ने हैरान होकर पूछा, मिस्टर अनिल शेरगिल, वो ही अनिल शेरगिल जिसका एंटरटेनमेंट और न्यूज चैनल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है? शेखर ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने आगे पूछा, तो मिस सानिया, अब मिस्टर कार्तिक कैसे है? नैना ने फिर पूछा, लेकिन आप मुझसे कार्तिक के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप कार्तिक को जानते हैं? शेखर ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने उन्हें हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कई बार ऑफर लेटर्स भेजे थे, लेकिन उन्हें कभी भी हमारी कंपनी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं जताई थी। नैना को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसने आगे पूछा, लेकिन आप अभी यहाँ क्यों आए हैं? शेखर ने बड़े आराम से कहा, जी वो हमारे बॉस ही थे जो मिस्टर कार्तिक को इस हॉस्पिटल में लेकर आए थे और पुलिस को इन्फॉर्म मैंने ही किया था। दरअसल मेरे बॉस की बीच रास्ते में कार खराब हो गई थी और उन्होंने दूसरी कार मंगाई थी, लेकिन इससे पहले कि हम जाते मिस्टर कार्तिक ने पीछे से उनकी कार को टक्कर मार दी। उस समय हम दोनों ही कार के अंदर मौजूद थे। इससे पहले कि हम कुछ करते वहां कुछ गुंडे आ गए और उन्हें मारने लगे। वो किसी से कॉल पर बात कर ही रहे थे, इतने में हमारे गार्ड्स ने आकर उन पर गोलियां बरसा दी और आगे सब आप जानती ही है। नैना हैरानी से ये सब कुछ सुन रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कार्तिक को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर अनिल शेरगिल होंगे, जिनकी गिनती बड़े अमीरों में की जाती है। आखिर में शेखर ने फिर से पूछा, मिस सानिया, क्या अब तो आप ये बता सकती हैं कि मिस्टर कार्तिक कैसे है? नैना ने अब जाकर शर्मिंदा होते हुए कहा, जी हाँ, अब वो ठीक है और पुलिस उसका बयान ले रही है। ये सुनकर शेखर थैंक यू बोलकर वहां से निकल गया। अब पुलिस स्टेशन में राहुल खुशी और गुस्से के मिले जुले भाव से वैभव को देख रहा था। वही वैभव राहुल से उसे छुड़ाने की मिन्नतें कर रहा था। पुलिस स्टेशन में राहुल वैभव के सामने खड़ा था, बस फर्क ये था कि राहुल जेल के बाहर खड़ा था और वैभव जेल के अंदर। वैभव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राहुल मेरे भाई, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता, प्लीज हेल्प मी। राहुल ने एक डेविल स्माइल देकर कहा, जीजाजी, आप हमेशा उल्टे काम ही क्यों करते हैं? आप हमेशा वही काम करते हैं जो कि आपको नहीं ही करना चाहिए। अब देखिए, छोटी सी बात का बवाल हो गया ना। वैभव ने कहा, राहुल तुम यहाँ क्या मुझे भाषण देने आए हो? मुझे छुड़ाओ यहाँ से फौरन। राहुल ने पूछा, और वो मैं क्यों करूँ? मैं भला एक मर्डर की मदद क्यों करूँ? वैभव ने चिल्लाते हुए कहा, राहुल जस्ट स्टॉप टॉकिंग लाइक ए नॉनसेंस पीपल। जस्ट गेट मी आउट ऑफ हेयर, अंडरस्टैंड? राहुल ने वैभव का गला जोर से पकड़ते हुए कहा, मिस्टर वैभव सिन्हा, सुका मानो कि इस समय तुम जेल के अंदर हो, नहीं तो अभी तक तुम आईसीयू में होते। नैना दीदी ने तुम्हें नया जीवनदान दिया है, तुम्हें यहाँ भेज कर समझे। जिस भी दिन तू यहाँ से बाहर आया मैं तुझे वही भेज दूंगा जहाँ अभी कार्तिक जीजू है, समझे? राहुल की ऐसी धमकी सुनकर वैभव के तोते उड़ गए। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसे राहुल से ऐसी धमकी मिलेगी। इतने में ही एक लॉयर कुछ पेपर्स लेकर वहां आ गया। उसने खुश होकर वो पेपर्स राहुल को देते हुए कहा, मिस्टर राहुल बिरला, आपका काम हो गया, इन्हें टेम्पररी बेल मिली है। ये सुनकर वैभव की आंखें चमक उठी। वही वो चमक राहुल ने भी नोटिस कर ली। राहुल ने खुश होकर कहा, क्या बात है जीजू, आपकी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है, पर अफसोस कि अब से आपकी साढ़े साती शुरू हो गई। ये बात पहले तो वैभव के समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में उनकी आंखें हैरानी और दुख से बड़ी हो गई। उसका कलेजा मुंह को आ गया।
राहुल ने वैभव के सामने ही वो बेल पेपर्स फाड़ दिए और उसे उस लॉयर के हाथ पकड़ा दिया। फिर वो स्वैग से वहां से निकल गया। वही वैभव और उस लॉयर को राहुल में बहुत गुस्सा आ गया। उस लॉयर ने सिर्फ राहुल को खुश करने के लिए न जाने कितनी माथापच्ची की थी, कितने पापड़ बेले थे, और आखिर में राहुल ने उसकी घंटों की मेहनत को 1 सेकंड में पानी में मिला दिया। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए मुंह लटकाकर राहुल के पीछे वो वहां से निकल गया। वही नवीन ने भी अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दिए थे जेल से निकलने के, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। उसने तो जल्दबाजी में पुलिस वालों को रिश्वत देने की भी कोशिश की, पर बदले में उस पर एक और चार्जशीट फाइल हो गई। वो वैभव को कोसते हुए बोला कि कामिना वैभव, साला जब से पैदा हुआ है मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। पता नहीं कौन सा बड़ा पाप किया था मैंने जो ऐसी औलाद मिली। मनहूस कहीं का, लानत है ऐसी औलाद पर। पता नहीं कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे। नहीं, अब बस बहुत हो गया। अब मुझे रितेश को बुलाना ही होगा। अब बस वही मेरी मदद कर सकता है। वही अब तक सारी इंडस्ट्री में अब सिन्हा फैमिली और कार्तिक की न्यूज फैल गई थी। इसलिए वैभव की कंपनी के सारे शेयर्स गिर गए। सभी कंपनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कार्तिक की नई निका कंपनी में इन्वेस्ट करना और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देना भी शुरू कर दिया। वही रोनित और राकेश को कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कई सारे मेल्स आने लगे। आखिर में उन्हें भी पता चला कि कल रात को क्या हुआ था। वो दोनों भी कार्तिक से मिलने भागे भागे हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्हें नैना पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि इतनी बड़ी बात उसने उन्हें नहीं बताई। अब सरोजिनी हॉस्पिटल में कार्तिक के वहां एडमिट होने की वजह से हॉस्पिटल का काफी नाम हो गया था। वो कार्तिक और बाकी सभी पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर रहे थे ताकि उनकी अच्छी इमेज मेंटेन हो सके। नैना बड़े प्यार से कार्तिक को खाना खिला रही थी। वही कार्तिक भी बड़े आराम से खाना एंजॉय कर रहा था। आखिरकार उसे अपनी मामी के हाथ का खाना इतना पसंद जो था। वही रिहान और रीत हॉस्पिटल के बिल और दवाइयों के काम में लगे हुए थे और सूरज और किरण कार्तिक के लिए फ्रेश और हेल्थी खाना लाने के काम में लगे हुए थे। फिलहाल कार्तिक और नैना दोनों ही वर्ल्ड में अकेले थे। उनके बीच एक अजीब सी शांति थी। दोनों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें आपस में क्या बात करनी चाहिए। वो बार बार एक दूसरे को देखते, फिर जब उनकी आंखें आपस में मिलती तो दोनों ही इधर उधर देखने लगते। दोनों को ही उस समय काफी अजीब लग रहा था। आखिर में नैना ने शांति तोड़ते हुए कार्तिक के मजे लेने के अंदाज में कहा, कार्तिक, मेरे ख्याल से तुम्हें जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरे भाई को देखो, वो कितना फिट एंड मस्कुलर है। और तुम्हें देखो, सिंगल पसली, कुछ मामूली टपोरियों से पिट गए, किसी छुई मुई की तरह। हम। ये सुनकर कार्तिक की आईब्रो उठ गई। उसका चेहरा सच में लाल हो गया था। उसने एक नज़र खुद को देखा। सच में उसे जिम ज्वाइन करने की जरूरत थी। उसने सफाई देते हुए कहा, नैना ऐसा कुछ नहीं है। उन गधों ने एक साथ मिलकर मुझे मारा था, बस इसलिए। वैसे मैं भी फाइट में बहुत अच्छा हूँ, समझी। मैं कोई छुई मुई नहीं हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर नैना जोर जोर से हंसने लगी। कार्तिक को अब और भी ज्यादा शर्म आने लगी। उसने बात बदलते हुए पूछा, वैसे नैना, तुम्हारी शॉपिंग मिशन का क्या हुआ? क्या तुमने कुछ पता किया? ये सवाल सुनकर नैना एकदम से चुप हो गई। अब मजाक बनाने की बारी कार्तिक की थी। नैना ने कहा, कार्तिक, वो मैं। कार्तिक ने स्माइल करते हुए पूछा, मैं क्या? नैना, आगे भी बोलो। बोलो ना, बोलती क्यों नहीं, बोलो। नैना ने घुरकर कार्तिक की तरफ देखा और गुस्से में कहा, कार्तिक, मैंने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया। अब खुश? तुम्हें जवाब मिल गया। ये सुनकर कार्तिक ने एकदम धीरे से कहा, कामचोर। नैना, जो कि कार्तिक के बेहद करीब थी, उसने ये हल्की सी आवाज सुन ली। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा, कार्तिक के बच्चे, तुमने कामचोर किसे कहा? क्या मैं तुम्हें कामचोर लगती हूँ? बोलो, बोलो ना, बोलो। अगर हिम्मत है तो मेरे मुंह पर बोलकर दिखाओ। बोलो, बोलो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।